हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16 ACCA SBR के अकॉर्डिंग। वैसे हमें पता है कि IAS 16 जो था F7 के अंदर भी कवर था, बट हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर लेंगे ताकि अगर F7 में कुछ बाकी भी रहा हो अगर आप लोगों का तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम पता है कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज़ें जो होती है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। अब ये होता क्या है मेनली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो असेट्स होती है जो हेल्ड फॉर यूज होता है। जैसे इन्वेंट्री जो होता है, स्टॉक, वो हेल्ड फॉर सेल होता है। बट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की खास बात क्या है PPE की, कि ये हेल्ड फॉर यूज होता है, कि हम इसको सेल करने के लिए नहीं खरीदते, हम इसको यूज करने के लिए खरीदते हैं। अगर सेल करने के लिए खरीदेंगे तो वो स्टॉक हो जाएगा, चाहे वो प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। कोई बिल्डर अगर प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसका ऑब्जेक्टिव सेल करने का है तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। IAS 2 में जाएगा फिर वो। क्लियर? या अब वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? प्रोडक्शन के अंदर, गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब जैसे सपोज करिए किसी के पास डिलीवरी वैन है, ठीक है, कोई ट्रक है, तो ट्रक किस में काम में आता है? सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो वो भी उसका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। सर्विसेज देने के अंदर कोई काम में आ सकता है। अब जैसे हम लोगों के पास कैमरा होता है, ठीक है, जिससे हम वीडियो बनाते हैं, माइक होता है, ये सब क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम में आता है, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। या फिर रेंटल टू अदर्स, दूसरों को रेंट पे चढ़ाने के लिए हम दे रहे हैं। मतलब हमारा काम क्या है कि हम उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रेंट पे देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना कि जैसे IAS 40 होता है, किसका होता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिसमें हम रेंट भी कमाते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब जैसे कोई मेरे पास कोई बिल्डिंग है, उसको हम रेंट पे देते हैं, तो वो क्या है? एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो वो रेंटल टू अदर्स वाली पॉइंट है। बट इसमें ये पॉइंट याद रखो कि ये दोनों आपको लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। सर, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में IAS 16 में कह रहे हो कि रेंटल टू अदर्स इंक्लूडेड होता है, बट आप IAS 40 के अंदर भी कह रहे हो कि सर रेंट भी इंक्लूड, वहां पे भी रेंट इंक्लूड होता है कि रेंट पे देने वाली प्रॉपर्टी। बट दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? फिर दोनों में ये डिफरेंस है कि IAS 40 जो है वो तो केवल प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है ना। और तो प्रॉपर्टी के अलावा कोई अगर अपन असेट रेंट पे देते हैं, अब जैसे मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे रहे हैं अपन, तो वो किस में कवर होनी चाहिए? वो IAS 16 में कवर होना चाहिए। बट कोई अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, IAS 40 के अंदर, IAS 40 तो अभी अपन पढ़ नहीं रहे हैं, तो अगर उसके हिसाब से क्वालिफाई कर रहा है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? मान लो कोई कंपनी फर्नीचर रेंट पे देने का काम करती है, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देने का काम करती है, तो वो किधर जाएगा? IAS 16 में, क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है। बट अगर कोई कंपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने का काम करती है और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के हिसाब से क्वालिफाई करता है, अब वो क्या डेफिनेशन होगी वहां पे पढ़ना पड़ेगा अपन को, है ना, IAS 40 में, तो फिर वो IAS 40 में जाएगा, फिर वो यहाँ पे नहीं आ सकता। क्लियर क्या? ऑब्वियसली मतलब जो IAS 40 का पॉइंट है वो इधर इंक्लूडेड नहीं है, दोनों एक्सक्लूडेड है, अलग अलग बात कर रहे हैं। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, अब जैसे हमारे पास कोई कंप्यूटर है, हम उसमें स्टूडेंट्स की जो पेमेंट रिसिप्ट है वो चढ़ाते हैं या जनरल एंट्रीज पास करते हैं, जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करता है हम लोगों का, तो वो किस लिए काम में आ रहा है? एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो वो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या? बिल्कुल है। तो सम अप कर लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? वो असेट्स जो हेल्ड फॉर यूज होता है, चाहे वो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए काम में है, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए काम में है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, रेंटल टू अदर्स। रेंटल टू अदर्स में मेन इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले पॉइंट्स यहाँ पे नहीं आ सकता। इन्वेस्टमेंट अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो IAS 40 में कवर हो रही है तो वो IAS 16 में कवर नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले तो कि वो हेल्ड फॉर यूज होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि IAS 16 की हेल्ड फॉर यूज होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड। मतलब क्या कि
1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर वो 1 साल से कम यूज़ हो रही है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं हो सकता, पीपीई नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम उसको पीपीई मानेंगे। तो सर क्या केवल इस बेसिस पे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज कर देते हैं क्या? नहीं। फिर हम 2 पॉइंट और चेक करते हैं, ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे, कि कब प्रॉपर्टी को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कब करते हैं सर? जब कॉस्ट ऑफ द असेट्स कैन बी रिलायबली मेजर्ड, मीन्स असेट्स की कॉस्ट को मेजर करा जा सकता है। ऐसा ना हो कि असेट्स की कॉस्ट हम मेजर ही नहीं कर पाए, तो फिर उस केस में हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नॉर्मल सी कंडीशन है, कॉस्ट तो होनी ही चाहिए मेजर। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रोबेबल दैट असेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। प्रोबेबल मतलब कितना होता है? मोर देन 50%, मीन्स 50% से ज़्यादा चांस हैं कि असेट्स से जो होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो एंटिटी को फ्लो होंगे। अब सपोज करो मैंने कैमरा परचेज किया, ठीक है। अब कैमरा परचेज किया, कैमरा की कॉस्ट मुझे पता है, कैमरा 1 साल से ज़्यादा यूज़ आएगा, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम में आएगा, और इससे क्या फ्यूचर बेनिफिट्स होगा कि मैं क्लास बनाऊंगा और फिर वो क्लास स्टूडेंट्स मुझे मेरी क्लास को परचेज करेंगे, मुझे फीस देंगे। तो क्या मुझे कैमरे से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहा है? यस, हो रहा है, ठीक है, तभी तो उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए मतलब ये 4 पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। कितने पॉइंट से याद रखने चाहिए? 4 पॉइंट। अगर इन चारों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है स्टार्टिंग के अंदर? तो हमेशा याद रखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टार्टिंग में रिकॉर्ड होती है हमेशा किस पे? कॉस्ट पे, ठीक है। हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, ठीक है। 2 पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट के बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। हालांकि ये सब चीज़ें बिल्कुल F7 में एज इट इज़ हैं, ठीक है। अगर आपने F7 अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको लग रहा होगा सब रिपीट ही कर रहे हैं अपन। तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे होता है? हमेशा एट इट्स कॉस्ट। बट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो होगा वो किस पे होगा? अब इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम कंपनी के ऑप्शन पे है, कंपनी कॉस्ट पे भी कर सकती है या फिर रीवैल्यूएशन पे भी कर सकती है, मतलब एक तरीके से फेयर वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन और या फिर फेयर वैल्यू मतलब रिवैल्यूड प्राइस। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? इनिशियल मेजरमेंट की। अब एक इशू आता है कि सर कॉस्ट क्या होती है? तो हमें पता है कि जैसे एक तो परचेज प्राइस कॉस्ट होती है और उस असेट्स को इंस्टॉल करने तक के जो भी खर्चे होते हैं, जब तक असेट्स रेडी टू यूज नहीं हो जाती, अकाउंट्स में वर्ड क्या होता है? रेडी टू यूज नहीं हो जाती, तब तक के सारे एक्सपेंडिचर हम कॉस्ट पे ऐड करते हैं। जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर हुआ, जैसे हम स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है वो असेट्स की हमेशा असेट्स में ऐड होती है कॉस्ट पे। जैसे दैट कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द असेट्स टू नेसेसरी लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है। तो जैसे मान लो हम कहीं से बाहर से फॉरेन से असेट्स परचेज करके लेके आए, तो बीच में शिपिंग चार्जेस लगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, तो वो सारा खर्चा हम असेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक तो परचेज प्राइस आ गया और डायरेक्टली कोई सी भी कॉस्ट खर्च होती है वो सब इसमें आएगा। और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द असेट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा, F7 में भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि अगर मान लो हमें बिल्कुल कंपलसरी है, हमारी एंटिटी की जो है ऑब्लिगेशन है कि जब असेट्स की लाइफ पूरी हो जाएगी तब उसके बाद उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा या फिर एरिया को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप करती है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से कोई प्लांट चलता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है न्यूक्लियर एनर्जी से, यूरेनियम वगैरह जो होता है, थोरियम यूरेनियम,
उससे जो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है। अब कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग के अंदर पूरा न्यूक्लियर एनर्जी का प्लांट डेवलप करती है और वो प्लांट की लाइफ है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स बाद वो प्लांट किसी काम का नहीं रहेगा। अब लेकिन गवर्नमेंट की क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर 20 ईयर पूरे हो जाएंगे, जब 20 ईयर्स पूरे हो जाएंगे पूरा प्लांट फंक्शन करना बंद कर देगा, तो आपको जो पूरी आपने फैसिलिटी लगाई थी, जो आपने पूरा प्लांट लगाया था, उस प्लांट को ऐसे खाली तो नहीं छोड़ सकते, उसमें न्यूक्लियर वेस्ट होगा, तो उसको पूरा डिसमेंटल करना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये अभी से ही गवर्नमेंट ने आपकी ऑब्लिगेशन फिक्स कर रखी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा इस केस में, कंपनी को स्टार्टिंग में ही उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है। और क्योंकि वो ऑब्लिगेशन सपोज करो 20 ईयर्स बाद राइज होगी, तो ऑब्वियसली हमें उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, आज प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज करो 20 ईयर्स बाद कंपनी को 1 लाख पे करना है, तो हमें आज 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ठीक है। और लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी एक। क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, तो आपको पता है पीवी का कॉन्सेप्ट होता है, हर साल इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा। अनवाइंड मतलब क्या होता है, मतलब इंटरेस्ट पीएनएल में चार्ज करना, और ताकि लाइबिलिटी को जो बिल्कुल लास्ट के अंदर जो वैल्यू होती है उसके बराबर लेके आना। सपोज करो जो 20 ईयर्स बाद एक्सपेंडिचर आएगा, वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 1 लाख है, बट इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो कम आएगी, ऑब्वियसली आज 40,000 आई। अब हर साल हम कुछ कुछ अमाउंट पीएनएल में डालेंगे, और ताकि वो लास्ट ईयर में हमारी लाइबिलिटी क्या हो, इंक्रीज होती जाएगी, और कितनी हो जाएगी लास्ट ईयर में, 1 लाख हो जाएगी। ठीक है। इसे कहते हैं अनवाइंडिंग। वैसे ये पता था आपको, मैंने वापस से बता दिया इधर। ठीक है। तो कॉस्ट के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होगी। बट क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, अच्छा और क्या इंक्लूड हो सकता है सर इसके अलावा, और बोरोइंग कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, बट बोरोइंग कॉस्ट भी इंक्लूड होगी IAS 23 के हिसाब से। तो वो भी ये कहता है कि रेडी टू यूज तक के जब तक असेट्स के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी बोरोइंग कॉस्ट होगी, वो इंक्लूड होगी। क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट असेट्स पे कोई भी एक्सपेंडिचर लगेगा, कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, तो वो इंक्लूड होगी। बट कोई एलोकेटेड ओवरहेड्स होंगे तो वो इंक्लूड नहीं करेंगे। ओवरहेड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। कोई एबनॉर्मल लॉस होगा वो इंक्लूड नहीं कर सकते, जैसे कोई एक्स्ट्रा रिपेयर्स कराया, वेस्ट हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया किसी भी वजह से, आइडल टाइम, वर्कर खाली रहे, प्लांट बीच में फंक्शन नहीं किया कुछ टाइम पे। कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर द असेट्स इज फिजिकली रेडी फॉर यूज। आपको पता है कि रेडी टू यूज तक के ही एक्सपेंडिचर असेट्स में कैपिटलाइज होते हैं, उसके बाद के नहीं होते। ठीक है। हाँ, उसके बाद के कब हो सकते हैं, जैसे कोई मेजर या कोई ओवरऑल एक्सपेंडिचर कराया, मतलब जैसे बाद में कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया कंपनी ने जिससे उस असेट की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है। तो ये हमें पता है कि कोई भी जैसे मेजर इंस्पेक्शन कोई करवाया, मेजर इंस्पेक्शन चार्जेस, या फिर ओवरऑल मतलब जैसे कंपनी ने इंजन को ही चेंज करवा दिया। ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं। बट रेगुलर जो रिपेयर मेंटेनेंस होती है वो कैपिटलाइज नहीं होती। वही सब बातें हैं पुरानी। कॉस्ट इनकर्ड इन द इनिशियल ऑपरेटिंग पीरियड। अब जैसे कंपनी को स्टार्टिंग में लॉसेस भुगतने पड़ रहे हैं, स्टार्टिंग अभी बिजनेस स्टार्ट ही किया है, 4-5 महीने लॉस हुआ लगातार, तो क्या उसको कैपिटलाइज कर देंगे एसेट की कॉस्ट में? नहीं कर सकते। अब ऐसे ही जैसे सपोज करो कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग द एम्प्लॉइज, या फिर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। अब रीलोकेटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो इसके जो खर्चे हो रहे हैं क्या असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे? नहीं। क्या हम ट्रेनिंग के खर्चे कैपिटलाइज कर दें, ट्रेनिंग जो प्रोवाइड हो रही है एम्प्लॉइज को? नहीं। ठीक है। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया कंपनी ने, प्रमोशन पे खर्चा किया, ये सब भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती। और क्या आ सकता है, अब एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट 2019-20 के अंदर आया। क्या चेंज आया कि पहले क्या होता था, अगर मान लो कंपनी ने असेट को टेस्ट रन किया और टेस्ट रन करते समय कुछ मान लो प्रोडक्ट निकला, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, एक टेस्ट करके देखा और टेस्ट करने में
कंपनी का एक प्रोडक्ट निकला और वो प्रोडक्ट क्योंकि टेस्ट करते समय निकला था तो मार्केट रेट से कम रेट पे बिका, मान लो उसकी रेट केवल 10 रुपये पर यूनिट रही, ठीक है, और कंपनी ने ऐसे 1000 यूनिट्स निकाले, तो कितना कंपनी को बेनिफिट हुआ इससे? 10,000 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब वो अपन असेट लेके आते हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली असेट से हम स्टार्टिंग में जो आउटपुट होता है वो बेचना चालू कर देते हैं, सबसे पहले उसको टेस्ट भी करके देखना पड़ता है, कुछ असेट्स ऐसी होती हैं। तो अगर हम उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हमें 10,000 का रेवेन्यू प्राप्त हुआ, रेवेन्यू रिसीव हुआ, तो क्या इस रेवेन्यू को हम पहले क्या करते थे? पहले हम इस रेवेन्यू को असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस करते थे। इस रेवेन्यू को हम पहले असेट की कॉस्ट में से क्या करते थे? रिड्यूस करते थे। बट अब IAS 16 क्या बोलता है कि ये रेवेन्यू अब कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा, P&L में क्रेडिट होगा, इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? ये क्रेडिट होगा, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई कॉस्ट लग रही है जैसे मटेरियल, लेबर वगैरह, तो वो भी P&L में डेबिट होगी। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, अभी आया है रिसेंट में चेंज। तो एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्टिंग रिसेंटली परचेस्ड और कंस्ट्रक्टेड PP प्रोडक्ट सैंपल माइट बी प्रोड्यूस दैट आर सोल्ड, ठीक है। IAS 16 हैज बीन अमेंडेड टू रिक्वायर प्रोसीड फ्रॉम सच सेल एज वेल एज एसोसिएटेड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज इन द P&L, ठीक है। और पहले क्या होता था, उसको हम असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते थे, जो भी वैल्यू मिल रही है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, सेलिंग प्राइस हो रही है, उसको हम असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं करते, ठीक है, चेंजेस आ गए हैं। अब क्योंकि हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग में असेट्स को किस पे मेजर करते हैं? हमेशा कॉस्ट पे। तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमने वो डिसमेंटल वाला प्रोविजन पढ़ा था, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल मैंने कहाँ से लिया है? F7 की बुक से लिया है, कैप्लान की। इफ अ ऑयल रिग वॉज बिल्ट इन द सी, द ऑयल रिग मतलब ऑयल वेसल्स मान लो, जिसमें से अपन आपको पता है ना, जो ऑयल होता है वो सी में से निकलता है, ठीक है, समुद्र में से निकलता है ऑयल हमेशा, ठीक है, और डेजर्ट में से भी निकलता है, जैसे राजस्थान के अंदर डेजर्ट है, बाड़मेर के अंदर है ना, तो बाड़मेर से भी ऑयल निकलता है। और इंडिया के अंदर जो ऑयल है वो सबसे ज़्यादा निकलता है मुंबई हाई से, ठीक है, जो सी है। तो फर्स्ट यहाँ से निकलता है ऑयल, सेकंड नंबर पे यहाँ से निकलता है, इंडिया की बात कर रहे हैं आपको। तो और उसके लिए क्या यूज आता है? जो सी में ऑयल निकलता है उसके लिए ऑयल रिग, एक तरीके से वेसल, शिप्स मान लो बड़ी। तो इफ एन ऑयल रिग वॉज बिल्ट इन द सी, द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इज लाइकली टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द असेट्स एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इट। ये क्वेश्चन नहीं है, इलस्ट्रेशन है। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें एक सी के ऊपर क्या लगाना है? ऑयल रिग का कंस्ट्रक्शन कराना है, ठीक है, ये ऑयल रिग बन रहा है। और इससे क्या करेंगे हम? जो नीचे सी बेड है, मतलब जो समुद्र है, उसकी जो लास्ट सरफेस है जहाँ पे ऑयल मिलता है, ठीक है, तो उस ऑयल को निकालेंगे, पाइप डाल के निकालते हैं बेसिकली ये लोग यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है इसे बोलते हैं ऑयल रिग्स। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है? स्टार्टिंग में चलो आप लगा तो लो ऑयल रिग्स, लेकिन बाद में इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा? डिसमेंटल करना पड़ेगा, वरना ओशन के अंदर क्या होगा? पोल्यूशन होगा, ठीक है। तो और ये ऑब्लिगेशन होती है। तो असेट की कॉस्ट कितनी है? 10 मिलियन की। असेट बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है? 10 मिलियन की आ रही है। और क्या बोल रहा है? और डिसमेंटल करने की कॉस्ट कितनी आएगी? 4 मिलियन टू रिमूव इन 20 ईयर्स। मतलब 20 साल बाद हम इसको रिमूव करेंगे तो 4 मिलियन की कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कितनी चल रही है? 5%। अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 1.05 का 20 ईयर्स का पी फैक्टर निकालोगे तो जो भी आएगा, ठीक है, करके देख सकते हैं अपन। 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 ये आएगा, ठीक है ना, 0.377 राउंड ऑफ करने के बाद
इसको आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, 4 मिलियन से, ठीक है, तो 1.507 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो मिलियन में लिख दिया, यहाँ पे पूरा लैक्स में लिख दिया, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो जाता है इस तरीके से, 10 मिलियन तो 100 करोड़ हो गया और ये 15 लाख हो गया, तो इतना अमाउंट आ गया टोटल कुल मिला के, है ना। ये अमाउंट हमें टोटल कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन असेट्स कितनी लाइफ है, 20 ईयर्स की, तो इसमें डिवाइड कर दिया 20 ईयर्स का, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमने पी फैक्टर से निकाली है, तो अब हम हर साल क्या करेंगे, पी एंड एल में फाइनेंस कॉस्ट को ट्रांसफर करेंगे, डेबिट करेंगे, और इस वजह से क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे लीज वगैरह के हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे भी यही होता है। तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15,07,558 का 5%, अराउंड 75,378, ठीक है। और ये हर साल अब पी&एल में ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 15,07,000 था, तो अब इसमें अगर ये अमाउंट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15,82,936, और ऐसे इंक्रीज करते 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 एक दिन कितना पहुंच जाएगा ये अमाउंट, ये पहुंच जाएगा 40 लाख के बराबर, ठीक है ना। लास्ट 20 ईयर्स में, 20th ईयर में इतना अमाउंट पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं अनवाइंडिंग करना, ठीक है। तो ये कुछ नया पॉइंट नहीं था, सारा पुराना डिस्कशन था, बट फिर भी एक बार कर दिया कि हो सकता है कि स्टूडेंट ने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो अब यहाँ पे हो जाएगा कवर। एक क्वेश्चन करते हैं एक और। ये भी क्वेश्चन कहाँ से लिया है सर हमने, ये भी हमने F7 की बुक से लिया है, ACCA की, क्योंकि SBR की बुक में कापलान के अंदर एक ही क्वेश्चन था स्टडी टेक्स्ट में, और BPP के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं है IAS 16 को लेके स्टडी टेक्स्ट में, ठीक है। अब एंटिटी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1 अप्रैल 2007। कंपनी ने खुद के इस्तेमाल के लिए एक कंस्ट्रक्शन चालू किया बिल्डिंग पे, ठीक है। अब क्या क्या किया है, परचेज प्राइस ऑफ द लैंड, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब एक्सपेंडिचर लग रहा है, ये डॉलर्स इन 1000 है, लीगल फीस, साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस, मटेरियल, लेबर, आर्किटेक्ट फीस, ओवरहेड्स। अब देखो जरा लेबर कहाँ से कहाँ तक लग रही है, और ये ओवरहेड कौन से, जनरल ओवरहेड। क्या जनरल ओवरहेड कभी भी इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं। तो सर बाकी सब चीज़ें इंक्लूड होती है, हाँ इंक्लूड होती है। परचेज प्राइस, उस पर स्टाम्प ड्यूटी जो भी लगती है असेट्स पे, लीगल फीस, साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस, मीन्स अगर मान लो कोई भी हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसकी कोई गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ी, या फिर साइट को प्रिपेयर करना पड़ा, वहाँ पे कुछ ज़मीन हमें तैयार करनी पड़ी लैंड को अच्छे से, तो वो सब इंक्लूड होता है। मटेरियल, लेबर, आर्किटेक्ट फीस, ये सारी असेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है, बस ये जनरल ओवरहेड कैपिटलाइज नहीं होंगे। अब ये 1 जुलाई क्यों दे रखा है ये देखना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्ट वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट मटेरियल कॉस्टिंग 10 million हैज बीन स्पॉइल्ड एंड देयरफॉर वेस्टेड, एंड फर्दर 15 million was incurred on a material as a result of faulty design work। देखो अब ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है। हमारा मटेरियल क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें, 1,00,000 है ना, ठीक है, ये इतना दे रखा है, इसको हम बाद में मिलियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस वैल्यू के अंदर क्या इंक्लूड है, इस वैल्यू के अंदर बोल रहा है कि मटेरियल जो था 10 मिलियन का जो स्पॉइल्ड हो गया, स्पॉइल्ड हो गया मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो क्या एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड करते हैं क्या हम असेट की कॉस्ट में, नहीं, अभी हमने पढ़ा था। एंड देयरफॉर वेस्टेड, एंड फर्दर 15 million वाज इनकर्ड ऑन द मटेरियल एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। तो ये भी क्या है, एक तरीके से एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो हमें ये फिगर भी हटाना पड़ेगा मटेरियल में से और ये फिगर भी हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखो। As a result of these problem, work on the building ceased for a fortnight during October 2007, and it is estimated approximately 9 million of the labor cost related to this period। क्या बोल रहा है बताओ, वापस से एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि जो मटेरियल को लेके इशू हुआ इसकी वजह से वर्क क्या हुआ,
कुछ टाइम अक्टूबर मंथ के अंदर सीज हो गया, ठीक है, टेम्परेरी हमारा वर्क कम मतलब स्टॉप करना पड़ा हमें टेम्परेरी, और उसकी वजह से उस पीरियड में 9 मिलियन के हमें लेबर कॉस्ट खर्च करनी पड़ी, ठीक है ना। कई बार होता है कि काम बंद हो गया बट फिर भी फिक्स लेबर होगी कुछ, तो उसको हमें पैसा देना पड़ गया, और कितना 9 मिलियन का है। तो ये बताओ एबनॉर्मल लॉस है या नहीं है? बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो क्या इसको हम असेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे? नहीं। तो ये जो लेबर है, जैसे लेबर क्वेश्चन में गिवन कितना है हमें, 1 अप्रैल 2007 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक, मतलब ये जो लेबर कॉस्ट है इसके अंदर ये वाला भी लेबर वाला पीरियड इंक्लूड होगा, अमाउंट ये वाला पीरियड का, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, ठीक है। द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 2008। अब देखो काम कब चालू किया हमने? 1 अप्रैल 2007, बट कंप्लीट कब हुआ? 1 जुलाई 2008, ठीक है। तभी हमें यहाँ पे लेबर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक के पीरियड की ही लेबर दे रखी है, ठीक है। अब समझ में आया आपको? इसीलिए इसने ये लेबर इतने टाइम की हमें क्वेश्चन में दी है, ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टेंजिबल नॉन करंट असेट्स एडिशंस। अब आपको कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग निकाल के बतानी है, ठीक है। तो ये सारे फिगर्स किस में है? थाउजेंड्स में है। तो अब हम भी क्या ले लेंगे? सारे फिगर्स को 1000 में रख लेंगे, ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ लैंड इंक्लूड होगा क्या? बिल्कुल होगा। स्टाम्प ड्यूटी इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा। क्या लीगल फीस होगा? हाँ 10,000 इंक्लूड होगा। साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस बिल्कुल इंक्लूड होगा 18,000 का। मटेरियल एक बार पूरा 1 लाख इंक्लूड कर देते हैं, प्लस 1 लाख है ना। अच्छा, लेकिन कितने का मटेरियल एक्स्ट्रा लग गया, खराब हो गया, हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया? ये हो गया 10,000 का। ये 10 मिलियन है। अब आप 10 मिलियन को अगर थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। करके देख लीजिए, 10 इंटू 10 लाख कर लेना, ये आ जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 कर लेना, 10,000 आ जाएगा। तो ये 10,000 और ये 15,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 25,000। और इसी तरीके से यहाँ पे जो लेबर है ये कितनी हो जाएगी? 9,000 हो जाएगी, है ना। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, कुछ भी अपन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे। मतलब आप देख लोगे हम SBR की क्लास में F7 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारे अगर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कल को। तो 1 लाख में से मैं ये 25,000 अब यहाँ पे लेस कर दूंगा, तो 3,58,000 आ गया। प्लस लेबर के 1,50,000 एक बार पूरे जोड़ देते हैं, पूरा ऐड कर देते हैं, बट 9,000 को लेस कर देते हैं, ठीक है। और आर्किटेक्ट फीस कितनी है? 20,000, ये भी ऐड हो जाएगी। तो 5,19,000 अपना फिगर आ जाएगा, ठीक है। 5,19,000 फिगर आ जाएगा। होप कि आपको क्लियर हुआ, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है टफ। अब देखो हमने पढ़ा कि असेट्स जो है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है, वो इनिशियली मेजर किस पे करना है? बताओ। इनिशियली हमेशा मेजर करना है इनिशियली किस पे? कॉस्ट पे। जब भी आप परचेज करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे तो कॉस्ट पे मेजर करना है, ठीक है सर। बट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगा? इसके लिए कंपनी के पास एक चॉइस है। क्या चॉइस है? या तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कर लो, या फिर फेयर वैल्यू लगाओ मॉडल, मतलब रिवैल्यूएशन कर लो। तो रिवैल्यूएशन करने में क्या होगा? फेयर वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, और अच्छा इम्पेयरमेंट लॉस होगा तो वो तो लेस करेंगे ही है ना। इम्पेयरमेंट लॉस है तो वो भी लेस कर दो। इम्पेयरमेंट लॉस दूसरे स्टैंडर्ड के हिसाब से निकलता है। अभी हम बात अपनी केवल कॉस्ट और यहाँ तक ही करेंगे इस स्टैंडर्ड में, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन या फेयर वैल्यू और डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये कंपनी के पास क्या होती है? इसकी चॉइस होती है। क्लियर क्या? तो मेजरमेंट मॉडल कितने अलाउड है? 2। एक तो कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में कुछ नई बात है क्या? कुछ भी नहीं है। जो भी असेट की कॉस्ट होगी उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो और इम्पेयरमेंट लॉस लेस कर दो, ठीक है, और सिंपल वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें तो कुछ बात करनी ही नहीं हमें डिस्कस। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे,
ठीक है, सारी बातें पुरानी होंगी बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू में से हमें डेप्रिशन और इम्पेयरमेंट लॉस लेस करना पड़ेगा। हम बात करते हैं अपनी फेयर वैल्यू और डेप्रिशन की, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन के कुछ रूल्स होते हैं। रिवैल्यूएशन के क्या रूल है, जैसे हम अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं, असेट्स का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं, मान लो असेट थी पहले 1 लाख की, अब 1,30,000 में रिवैल्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको चाहे रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक बात याद रखनी है कि पहले उस असेट की कैरिंग अमाउंट निकालो, मतलब बुक वैल्यू निकालो। अब जैसे सपोज करो इस असेट की कॉस्ट है 1 लाख की और इस पर डेप्रिशन लगा हुआ है 10,000 का, तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई बताओ। असेट की कैरिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से डेप्रिशन माइनस कर दो। 90,000 आई, बुक वैल्यू भी बोलेंगे इसको, कैरिंग अमाउंट भी बोलेंगे। 90,000 की असेट्स को हम आज रिवैल्यू कितने में कर रहे हैं, 1,30,000 में। मीन्स 40,000 का क्या है हमारा रिवैल्यूएशन गेन है। हमेशा आपको पहले असेट की कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन लेस करना है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ ऑब्वियसली लैंड वगैरह होगी तो उस पर डेप्रिशन नहीं लगाते हैं ना, तो लैंड पे तो डेप्रिशन की बात करनी ही नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है। बट बाकी जितनी भी एसेट्स है जिस पर डेप्रिशन लगेगा वो माइनस करेंगे। सर डेप्रिशन कौन सा होता है, डेप्रिशन देखो हमेशा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, मतलब आज तक का जो भी डेप्रिशन होगा उसे क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो हम पहले माइनस कर देंगे उस असेट में से। सर फर्स्ट टाइम जैसे अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया हमने, ये रिवैल्यूएशन 40,000 का गेन आया, तो ये गेन किधर जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, ओसीआई में जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और क्या याद रखना है, अब ओसीआई किस फिर बाद में कहाँ पे दिखाएंगे इसको, हम सोकी में दिखाएंगे, और ये एक इक्विटी का पार्ट है एक तरीके से, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स मतलब इक्विटी का तो पार्ट है ही। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन करेंगे तो जब P&L बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसमें ओसीआई में क्या दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन गेन दिखाएंगे। और सोकी के अंदर जब हम ऐसे बैलेंस दिखाते हैं अलग अलग, आपको पता है P&L, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, इसको हम अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को दिखाते हैं। और भी कई चीज़ें आती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, है ना, ये सब चीज़ें जो सोकी के अंदर आती है वो आएगी एज इट इज, ठीक है। अपन सोकी बनाना नहीं सीख रहे, ध्यान रखना, ठीक है सर। पहली बार अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया तो ऐसा हुआ। अब आप देखो अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया तो इसकी वजह से कोई, ध्यान सुनना, इसकी वजह से कोई डेप्रिसिएशन भी एक्स्ट्रा लगेगा या नहीं लगेगा। पहले आप डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगा रहे थे, ठीक है, 1 लाख पे सपोज करो हर ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, ठीक है, और हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन लगा के आपने फर्स्ट ईयर के बाद ही रिवैल्यूएशन कर दिया था। पहले आप, वापस बोल रहा हूँ, पहले आप की एसेट थी 1 लाख की कॉस्ट थी एसेट की, आप उस पर हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन लगाते थे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और बुक वैल्यू कितनी आई 90,000 की, और आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 1,30,000 है। अब आपके पास पता लगा कि असेट की जो वैल्यू है 130 है और लाइफ जो भी है सपोज करो 9 ईयर्स बची है, वैसे तो कैलकुलेट नहीं कर रहे, बट इसकी वजह से पहले तो देखो, पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन आता था 10,000 का हर साल का, बट अब डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 9, 14,444 आएगा। तो पहले डेप्रिसिएशन आता था 10,000, अब ये डेप्रिसिएशन आया। अब ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आया, कई लोग क्या सोचते हैं कि सर ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आया, जो हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया है उसको जो ओसीआई में डाला है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट पे जो गेन हुआ है 40,000 जो गेन हुआ है हमारा, उसमें से चार्ज कर देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम जितना भी डेप्रिसिएशन है पूरा का पूरा कहाँ दिखाएंगे, P&L में दिखाएंगे। इस बात से ध्यान रखना, इस बात से कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका जो डेप्रिसिएशन आया है वो रिवैल्यूएशन की वजह से ज़्यादा आ रहा है ना, रिवैल्यूएशन की वजह से आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, तो आपके हो सकता है मन में एक बार आए ये बात, हालांकि F7 में भी क्लियर थी ये बात, आपके मन में हो सकता है एक बार आ जाए कि सर रिवैल्यूएशन
गेन जो हुआ है 40,000 का पड़ा है, उसमें से हम एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में पहले ऐसे होता था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था वो इसी तरीके से करता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट है, सीए के स्टूडेंट है, तो आप ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। क्लियर? क्या पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। क्लियर हो गई बात? होप कि आपको क्लियर हो। तो अपवर्ड रिवोल्यूशन करेंगे तो जो पहले सबसे पहले पॉइंट क्या याद रखना है कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जो कैरिंग अमाउंट आएगी उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकालेंगे और उसको ओसीआई में भेजेंगे, ठीक है। और जितना भी डेप्रिसिएशन होगा, कोई सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है कि पहले एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगता था और रिवोल्यूशन की वजह से कितना डेप्रिसिएशन लगा। पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हमें कहाँ डालना है? पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन हमें पी एंड एल में चार्ज करना है। क्लियर? आगे अब सर इस रिवोल्यूशन गेन का करेंगे क्या? ये 40,000 का जो गेन है इसका क्या करेंगे? अगर आपको ये बात याद हो कि आइटम्स विच आर नॉट रिक्लासिफाइड जब हम ओसीआई में पढ़ते हैं, और आइटम विच कैन बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, रिवोल्यूशन कहाँ जाता है? आइटम्स विच कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड, मतलब अगर कुछ भी हो जाए, ध्यान सुनना, कुछ भी हो जाए किसी भी केस में, हम ये जो 40,000 का रिवोल्यूशन का गेन जो ओसीआई में पड़ा हुआ है, रिवोल्यूशन रिजर्व में जो है हमारा, क्या है इसको हम कभी भी पी एंड एल में भेज पाएंगे क्या? कभी भी किसी भी केस में पी एंड एल में नहीं भेजना है। तो सर इसका क्या करेंगे? क्या अगर हमारी ये असेट बिक भी जाएगी तो सेल हो जाएगी, क्या डिस्पोज करेंगे तब भी इसको पी एंड एल में नहीं भेज सकते? नहीं भेज सकते। हाँ, ये करेंगे अगर जब हमारी एसेट बिक जाएगी, सेल हो जाएगी, तो ये जो रिवोल्यूशन का गेन है उसको हम कहाँ डाल देंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल देंगे। कहाँ पे डाल देंगे? रिटेन्ड अर्निंग में डाल देंगे, बट इट कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये तो हुआ अपवर्ड रिवोल्यूशन की बात। अब एक बार सपोज करो हम अपवर्ड रिवोल्यूशन कर चुके हैं, अब हम असेट को डाउनवर्ड रिवोल्यूशन करना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं? इस असेट का डाउनवर्ड। हमारी आंखें खुल गई और हमने सोचा अब इस असेट को डाउनवर्ड रिवोल्यूशन करते हैं, ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। तो सर डाउनवर्ड रिवोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जैसे सपोज करो हमने डाउनवर्ड रिवोल्यूशन किया 30,000 का, ठीक है। एक बार डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दो, अब डेप्रिसिएशन जैसे लगेगा नॉर्मल लगेगा। तो असेट्स को हम 30,000 से डाउनवर्ड रिवैल्यू करना चाहते हैं, तो हमारा रिवोल्यूशन गेन कितना है? 40,000 का रिवोल्यूशन रिजर्व्स में रखा हुआ है जो, तो उसमें से हम 30,000 यूज कर लेंगे, कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डाउनवर्ड रिवोल्यूशन हुआ है और पहले अपवर्ड हो चुका है इसलिए, ठीक है। और बैलेंस 10,000 का रिवोल्यूशन रिजर्व्स में बच जाएगा, उसका कुछ भी नहीं करेंगे। अगर डाउनवर्ड रिवोल्यूशन होता, सपोज करो 60,000 का, 30,000 ना होके 60,000 होता, तो हम क्या करते? तो हम 40,000 का जो ओल्ड रिवोल्यूशन रिजर्व रखा था उसमें से इस्तेमाल करते, और 20,000 क्योंकि और लॉस हुआ है, डाउनवर्ड रिवोल्यूशन है, तो वो पी एंड एल में चार्ज करेंगे। क्या समझ में आया? कि अगर हमारे पास 40,000 का रिवोल्यूशन सरप्लस पहले से ही रखा हुआ है क्योंकि हमने एसेट को रिवैल्यू किया था अपवर्ड, और अब हम डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहे हैं 60,000 से, तो जो पहले पुराना बैलेंस था, कुल मिला के बात यह है, वो इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर पी एंड एल में डालेंगे, ठीक है। अगर सर हम मान लो 40,000 का अपवर्ड रिवोल्यूशन पहले कर दिया और बाद में दोबारा अपवर्ड करेंगे, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तब तो फिर आप उसको रिवोल्यूशन रिजर्व्स में डाल दो, ओसीआई के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सर अगर हम फर्स्ट टाइम ही डाउनवर्ड रिवैल्यू करेंगे तो क्या होगा? सर हम फर्स्ट टाइम ही डाउनवर्ड रिवैल्यू करेंगे तो क्या होगा? तो हम इसको पी एंड एल में डालेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सर क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, रिवोल्यूशन अगर आपने किया तो ऐसा नहीं कि अब आप एक बार रिवोल्यूशन कर दिया मान लो असेट का, तो अब आप बार बार नहीं करोगे, नहीं, आपको असेट को हर पीरियड में चेक करना पड़ेगा कि कहीं असेट, अगर आपने जैसे मान लो, देखो दो मॉडल हैं हमने डिस्कस किया, एक तो कॉस्ट मॉडल और एक रिवोल्यूशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल फॉलो करोगे तब तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है, बट अगर रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करते हो
तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि असेट की वैल्यू बुक्स में और जो फेयर वैल्यू है कहीं उनमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, क्लियर क्या? अगर है तो हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, बार बार कुल मिला के हर पीरियड के एंड में चेक करो कि असेट की वैल्यू कहीं चेंज तो नहीं हो गई है, उसको करेक्ट वैल्यू पे लेके आओ। अच्छा सर, अगर मान लो हम कोई भी असेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी क्लास को रिवैल्यू करना पड़ेगा। क्या मतलब है? हमने प्लांट एंड मशीनरी, बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास 50 तरह की प्लांट एंड मशीनरी है। हमने ऐसा नहीं कर सकते कि केवल एक प्लांट एंड मशीनरी पे रिवोल्यूशन मॉडल अप्लाई करें, बाकी 49 पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्लास क्या है? ये पूरी की पूरी प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास की तरह है। अगर हमने एक प्लांट एंड मशीनरी पे रिवोल्यूशन मॉडल अप्लाई किया तो सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी बाकी बची हुई है उस पर भी रिवोल्यूशन मॉडल अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर क्या? ठीक है। हाँ, ये अब अगर ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि जैसे मान लो अभी आपने प्लांट एंड मशीनरी पे किया तो लैंड एंड बिल्डिंग पे भी करना पड़ेगा, नहीं। प्लांट एंड मशीनरी पे किया तो प्लांट एंड मशीनरी करो, क्योंकि एक क्लास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। क्लियर क्या? रिवोल्यूशन पे क्वेश्चन SBR में भी आते हैं और F7 में भी आते हैं। ठीक है, तो अंडर द रिवोल्यूशन मॉडल अब हम थोड़ा सा फॉर्मल रीडिंग कर लेते हैं, जहां पे अगर कुछ लगेगा कि कुछ छूट गया है तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी तो मैंने सारा रिवोल्यूशन के अंदर कवर कर लिया है। तो अंडर द रिवोल्यूशन मॉडल PP इज कैरिड एट फेयर वैल्यू लेस एनी डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉसेस। और अगर एक बार रिवोल्यूशन किया तो सफिशिएंटली रेगुलेरिटी, मतलब ईयर के एंड में हर बार करते रहो। ठीक है, वैसे तो ये नहीं बोला कि हमेशा की ईयर के एंड में करो, बस यही लिखा है सफिशिएंट रेगुलरिटी, बट नॉर्मली अपन रिवोल्यूशन कब करते हैं? ईयर के एंड में करते हैं। ठीक है, ये नहीं बताया कि ये स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं बोलता कि एक साल में कितनी बार रिवोल्यूशन करना चाहिए आपको, ये नहीं बोलता है। तो आप हर दिन भी रिवोल्यूशन कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हो। ठीक है, बस क्या होना चाहिए कि असेट का अमाउंट, कैरिंग अमाउंट डज नॉट मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द फेयर वैल्यू एट द ईच रिपोर्टिंग डेट। ऐसा ना हो कि लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में तो आ रही है 10 लाख की और मार्केट में वैल्यू चल रही है 50 लाख। बुक्स में तो आ रही है 10 लाख और मार्केट में वैल्यू चल रही है 50 लाख। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको रिवैल्यू करते रहो मटीरियली। अब मटीरियली जजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बताया नहीं है स्टैंडर्ड ने कि क्या मटीरियल है क्या इमटीरियल है। अगर कोई भी आइटम रिवैल्यू करते हैं देन द एंटायर क्लास ऑफ द असेट टू विच आइटम बिलोंग मस्ट बी रिवैल्यू। अब जैसे मान लो हमने बहुत सारी लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास ऑफिस की, हमारे पास 10 लैंड एंड बिल्डिंग है ऑफिस की। ठीक है, 10 बिल्डिंग है जो हमारी अलग अलग, 10 एक तरीके से ऑफिस बिल्डिंग है, आप सिंपल मान सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपने 2 उठा के रिवैल्यू कर दिया और बाकी 8 को छोड़ दिया, नहीं, दुश्मनी है क्या 8 से? सबको करना पड़ेगा, 10 की 10 को करना पड़ेगा। हाँ, अब ये नहीं कि आप लैंड एंड बिल्डिंग को टच किया तो प्लांट एंड मशीनरी को भी रिवैल्यू करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इफ द रिवैल्यूएशन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द असेट द इंक्रीज इज प्रेजेंटेड एज OCI। ठीक है, और ये रिसाइकल नहीं हो सकता किसी भी केस में, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा विद द अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। अगर रिवैल्यूएशन डिक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ द असेट्स तो फर्स्ट टाइम डिक्रीज है तो P&L में दिखा दो। हाँ, अनलेस देयर इज अ रिवैल्यूएशन रिजर्व रिप्रेजेंटिंग अ सरप्लस ऑन द सेम असेट। हाँ, मतलब क्या कह रहा है? अगर पहले से ही रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले से बना हुआ है उस असेट पे तो पुराना इस्तेमाल कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। कर सकते हो क्या? करना ही पड़ेगा। अब छोटी छोटी बातें कर लेते हैं बिल्कुल बचपन की, कि डेप्रिसिएशन सर कैसे? डेप्रिसिएशन की देखो बातें ऐसी हैं कि करने में मजा नहीं आता, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपन बचपन से जानते हैं। फिर भी देखो मैं बताया हूँ आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ बातें, हो सकता है कि एक आध पॉइंट आपको नया मिल जाए। डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है, सिस्टमेटिक एलोकेशन होता है ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। मतलब जो असेट की कॉस्ट होती है उसको हम धीरे धीरे P&L में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन लगाना बोलते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? असेट की यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग लगता है। असेट की 2 लाइफ होती है, एक तो इकोनॉमिक लाइफ और एक यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ के लिए जैसे एग्जांपल लो आप मोबाइल अपना। अब आप एक मोबाइल खरीद के लेके आए, बड़ा महंगा मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल है आपका। ठीक है, और
उसकी जो जो चल सकता है मोबाइल आराम से, सपोज करो 5 साल चल सकता है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन, बट आप है ना, हमेशा आपकी एक आदत है कि आप 3 साल से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाते। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। कई लोगों की आदत होती है हर 2 साल में मोबाइल बदल देते हैं। क्या उनका जो मोबाइल उनके हाथ में होता है वो खराब हो चुका होता है क्या? नहीं, फिर भी उसको वो बदल देते हैं, ठीक है, फिर भी उसको वो क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जितने असेट की लाइफ होती है रियल में, उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक लाइफ, और यूजफुल लाइफ हमेशा उसकी छोटी होती है इकोनॉमिक लाइफ से। हमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाना होता है? हमें डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक लाइफ के हिसाब से नहीं लगाना होता, यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग लगाना होता है, ठीक है। इसीलिए तो हम लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि लैंड की कोई लाइफ नहीं होती है। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि लैंड क्या करती है, डेप्रिशिएट नहीं करती, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। नहीं, ये बात गलत है। लैंड डेप्रिशिएट भी कर सकती है, लैंड की वैल्यू कम भी हो सकती है, ठीक है। आपकी लैंड है और गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि यहाँ पे मान लो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी इस लैंड को, ठीक है, तो अब आपकी एकदम से जो लैंड की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। या फिर आपकी लैंड के आगे एकदम से ब्रिज बन गया, गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाने का प्रपोजल रख दिया, अब आपकी लैंड के सामने ब्रिज बनेगा, ठीक है, तो आपकी लैंड की वैल्यू खत्म सी हो गई मार्केट के अंदर, क्योंकि आपकी लैंड अब एक्सेसिबल नहीं रहेगी, मतलब लोग बाग आसानी से आ जा नहीं सकेंगे, तो बिजनेस के हिसाब से वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है कमर्शियल के हिसाब से। तो कुल मिला के लैंड की वैल्यू कम हो सकती है। फिर भी हम डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लैंड की कोई यूजफुल लाइफ नहीं होती। लैंड की लाइफ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं सकते। क्लियर क्या? और सर क्या बातें याद रखनी है? और हम असेट पे डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? कंपोनेंट वाइज लगाते हैं। कंपोनेंट वाइज मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, तो बना तो नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, तो एक कार है और कार के अंदर हो सकता है, अब जैसे कार की कॉस्ट है 10 लाख की, ठीक है, कि अब लेकिन कार के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे कंपोनेंट है और उन सब की ऑब्वियसली वैल्यू तो अलग अलग होगी, और साथ में उन सब की लाइफ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी इस कार की नॉर्मल लाइफ से। तो क्या पूरा का पूरा, अब जैसे मान लो कार की नॉर्मल लाइफ है 10 ईयर्स की, ठीक है ना, यूजफुल लाइफ कितनी है कार की? 10 ईयर्स की है। तो क्या हमें केवल 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स करके डेप्रिसिएशन लगा देना चाहिए? नहीं, हमें कंपोनेंट ढूंढने चाहिए उसके अंदर। तो सर ऐसे तो कार के अंदर 1000 कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, कार तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से बनी हुई होती है, तो क्या 1000 कंपोनेंट ढूंढने लग जाए कार के अंदर? नहीं, जो सिग्निफिकेंट है, जो मटेरियल है टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जिसकी लाइफ डिफरेंट है असेट की नॉर्मल लाइफ से, ठीक है, वो कंपोनेंट ढूंढो। अब जैसे सपोज करो इंजन है, अब इंजन की जो लाइफ है, इंजन की जो वैल्यू है वो है 2 लाख, तो बताओ 2 लाख 10 लाख में मटेरियल है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है, बट इंजन की जो लाइफ है ना वो भी 10 ईयर्स है, तो अब इस पर अलग से डेप्रिसिएशन लगाएंगे? फायदा ही नहीं है लगाने का, क्योंकि 10 ईयर्स कार की लाइफ है और 10 ईयर्स इंजन की लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन अलग से लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। समझ गए ना? बट ये जो इंजन है इसकी लाइफ सपोज करो 6 ईयर्स है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? 2 लाख डिवाइडेड बाय 6, ऐसे करके डेप्रिसिएशन अलग से निकालना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या करना है हमें? सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ढूंढने हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू वाइज, और ये जजमेंट पे डिपेंड करता है कि मटेरियलिटी क्या होती है यहाँ पे, ठीक है ना, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग हमें कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा देख, अच्छा एक आध पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसी के अंदर ही। अब हमें क्या है कि असेट की स्क्रैप वैल्यू भी चाहिए होती है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, आपको तो पता ही है, असेट की स्क्रैप वैल्यू भी चाहिए होती है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, और कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद
जो वैल्यू बचती है उसमें हम लाइफ का डिवाइड करते हैं। ऐसे निकालते हैं ना आप SLM मेथड में डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट। तो अब जैसे मान लो आज कॉस्ट है असेट की 10 लाख की, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है ऊपर। आज असेट की कॉस्ट कितनी है? 10 लाख की। स्क्रैप वैल्यू जो है, हमें तो स्क्रैप वैल्यू, हम जैसे सपोज करो लाइफ इसकी 10 ईयर्स है, तो हमें क्या ढूंढना होता है कि असेट की 10 साल पुरानी हो जाएगी असेट, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब आप एक पॉइंट समझना, इसमें पॉइंट क्या है, स्क्रैप वैल्यू कौन से डे की होती है। अब आप ये कभी मत सोचना कि स्क्रैप वैल्यू 10 साल बाद की लेंगे हम, ठीक है ना, कि जैसे आज कॉस्ट है 10 लाख की, ध्यान सुनो पहले, आज कॉस्ट है 10 लाख की, 10 लाख की, और 10 साल बाद की स्क्रैप वैल्यू ढूंढने जाएंगे हम। ऐसा कभी भी नहीं करते हैं हम, ऐसा कभी भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, ध्यान सुनो, हम ये स्टैंडर्ड कहता है कि आज ही आज ही अगर इस असेट को बेचें, आज ही इस असेट को बेचें, और इस असेट की कंडीशन 10 साल पुरानी, मतलब अगर ये 10 साल पुरानी होती और आज ही बेचते तो क्या वैल्यू होती। आज ही सेल करते और 10 साल पुरानी एसेट होती तो क्या वैल्यू होती, उसको पकड़ेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम आज ऐसी एसेट बेचें जो 10 साल पुरानी है, उसकी जो वैल्यू चल रही है वो 1 लाख है, ये ढूंढी जाती है। सर ऐसा क्यों नहीं करते कि हम 10 साल बाद की वैल्यू सोचने बैठ जाएं कि 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी, है ना, ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो, अगर आप 10 साल बाद मान लो बोलोगे कि असेट की वैल्यू 1 लाख रहेगी, ये जो असेट है इसकी 10 साल बाद वैल्यू कितनी रहेगी, 1 लाख रहेगी, तो मैं बोलूँगा कि कॉस्ट कब की है, आज की, उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू लेस करो, तो उसकी क्या लेस, ये तो फ्यूचर वैल्यू 10 साल बाद की वैल्यू, इसकी क्या निकालनी पड़ जाएगी आपको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। सोच पा रहे हो क्या भाई, कॉस्ट ऑफ असेट क्या है, 10 लाख आज है। ये सब SBR में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मुद्दे होते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि कहीं पे कवर नहीं होते, पहले होते हैं, बट पहले अपन इतना ढंग से डिटेल में नहीं पढ़ते इन चीज़ों को। बट अब SBR में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से कंफ्यूज करके डाल देगा आपको, ठीक है ना। मतलब इस स्टैंडर्ड में क्या लिखा है स्क्रैप वैल्यू के लिए, कि देखो आप कि असेट की लाइफ कितनी है, सपोज करो 10 साल की लाइफ है, तो आज ही वैल्यू पकड़ो, आज ही 10 साल पुरानी असेट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, उसको पकड़ो। और डायरेक्ट 10 साल बाद की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि ये 10 साल बाद की वैल्यू जो है वो 1 लाख है और आज की कॉस्ट 10 लाख है, तो मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी पड़ जाएगी क्या, इसलिए नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉइंट है सर, और असेट की लाइफ ऑफ असेट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट, और कोई सा भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चाहे आप स्ट्रेट लाइन लगा दो, चाहे WDV लगा दो, या कोई और तीसरा मेथड लगा दो, इन सबको आपको एनुअली रिव्यू करना है, इन सबको आपको एनुअली रिव्यू करना है कि कहीं लाइफ ऑफ असेट में चेंज तो नहीं आया, स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट में चेंज तो नहीं आया, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज तो नहीं आया, करने की जरूरत है हमें, पहले हम SLM लगा रहे हैं, अब WDV लगाने की जरूरत है क्या, और अगर आपको चेंज करना है तो करो। और इस चेंज को क्या बोलेंगे, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। जब हम छोटे थे F7 के अंदर हमें बड़ा कंफ्यूजन होता था कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करना अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। ध्यान समझ लेना, अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, और जो भी चेंज होगा उसको प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करा जाएगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या करना है, लाइफ ऑफ असेट, स्क्रैप वैल्यू, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को एनुअली रिव्यू करना है, और चेंज जो होगा वो अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाएगा और प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट करा जाएगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। क्लियर क्या सर, और कोई बात बताओगे क्या? लो एक और बात सुन लो, ठीक है ना, एक और बात समझ लो, क्योंकि मेरे को याद है कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा हुआ है
क्या पूछा है, एसबीआर के अंदर पूछा है जो मैं बता रहा हूं आपको। अगर मान लो असेट की कॉस्ट या असेट की कैरिंग अमाउंट से ज्यादा उसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई तो डेप्रिसिएशन नहीं निकल सकता। ये सब पूछे हुए मुद्दे हैं एग्जाम में ना, पूछे हुए टॉपिक्स हैं सारे। असेट की कॉस्ट से ज्यादा अगर असेट की स्क्रैप वैल्यू हो गई तो डेप्रिसिएशन नहीं निकल सकता। असेट की कॉस्ट है 10 लाख, बट स्क्रैप वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 11 लाख। डेप्रिसिएशन लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। ठीक है, कब सर कब लगाएंगे डेप्रिसिएशन? कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, स्क्रैप वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कई बार क्वेश्चन दे देता है, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह के केस में जनरली ऐसा हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट तो बहुत पहले की थी, ठीक है, असेट की, बट स्क्रैप वैल्यू मतलब लास्ट की जो हम वैल्यू सोच रहे हैं, ठीक है, आज इतने साल पुरानी एसेट, तो वो हो सकती है ज़्यादा हो। क्वेश्चन कहेगा तो अपन को करना है ऐसा। तो देखो, ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ, मतलब लैंड की बात नहीं कर रहा, मस्ट बी डेप्रिसिएटेड। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, मस्ट बी डेप्रिसिएटेड। ध्यान सुनो, एक और पॉइंट इसी के साथ मेरे को याद आया, एक बार एग्जाम में पूछा था, अगर कोई असेट आइडल रही, ठीक है ना, अब जैसे मान लो असेट बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, असेट बिल्कुल काम में आ रही है बढ़िया, लेकिन 4 महीने किसी वजह से, 4 महीने, 1 महीने, 4 दिन, 1 हफ्ते, कुछ भी मान लो, है ना, कोई दिन विन का कोई चक्कर नहीं है ना, तो बीच में काम बंद रहा, असेट आइडल रही, तो क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे नहीं लगाओगे इस टाइम पे? बिल्कुल लगेगा। डेप्रिसिएशन लगाना कभी भी छोड़ना नहीं है। एक बार डेप्रिसिएशन लगना चालू हो गया तो वो लगता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एसेट आइडल हो जाएगी तो आप डेप्रिसिएशन लगाना छोड़ दोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। स्क्रैप वैल्यू इज द एस्टिमेट ऑफ नेट सेलिंग प्रोसीड्स रिसीव्ड इफ द असेट वॉट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड वॉज डिस्पोज ऑफ टुडे। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है वापस। स्क्रैप वैल्यू के लिए क्या इसने शब्द यूज किया है? डिस्पोज्ड ऑफ टुडे। अगर आज ही बेच दिया जाए, 10 साल बाद बेचने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन कंडीशन कैसी होनी चाहिए उसकी? 10 साल बाद ही कंडीशन जैसे, ठीक है ना। रेजिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेट ऑफ नेट सेलिंग प्रोसीड्स रिसीव्ड इफ द असेट वॉज एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। 10 साल पुरानी असेट आज ही हम बेच दें तो स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज करेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल पॉइंट है। डेप्रिसिएशन बिगिन व्हेन द असेट इज रेडी फॉर यूज, ठीक है, और कंटिन्यू अंटिल द असेट इज डी रिकॉग्नाइज इवन इफ इट इज आइडल। ये आइडल वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। डेप्रिसिएशन आइडल टाइम पे भी लगता रहेगा, मतलब आइडल वाले टाइम में भी डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। डेप्रिसिएशन सिस्टमेटिक बेसिस पे लगेगा। किस आधार पे लगता है? जिस हिसाब से असेट्स हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। चाहे वो आपको लगता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड लगाओ, WDE मेथड लगाओ, आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप रेवेन्यू जो सेल्स है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो कि भाई हमें ऊपर वो लिखा है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो आपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बोला कि रेवेन्यू ही हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, तो हम उसी के रेशो में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो होता है कई सारे फैक्टर्स पे होता है इफेक्टेड, इन्फ्लेशन, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, और भी बहुत सारी चीज़ों पे होता है, ना कि इकोनॉमिक कंजम्पशन ऑफ असेट्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेथड हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट हो गया, शुड बी रिव्यूड एनुअली और रिवाइज्ड इफ नेसेसरी, और एनी एडजस्टमेंट वुड बी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड ट्रीटेड प्रोस्पेक्टिवली नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द असेट रेजिडुअल वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट देन डेप्रिसिएशन वुड बी 0। यहां पे मैंने इसको डिस्कस लिख दिया, मतलब अच्छे से। एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपन, ठीक है। कैप बॉट अ बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2001। द परचेज प्राइस वॉज 2.9 मिलियन। तो एक कंपनी है कैप, उसने 1 जनवरी 2001 को एक बिल्डिंग एक्वायर करी, कितने की? 2.9 मिलियन की। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े फिगर नहीं है तो मैं इसको 29 लाख लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। Associated legal fees were
0.1 मिलियन, मतलब कितना हो गया 1 लाख का, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एलोकेटेड टू द परचेज वर 0.2 मिलियन। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या ये इंक्लूड करेंगे हम असेट की कॉस्ट में? नहीं। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया मैंने? SBR से, कापलान के स्टडी टेक्स्ट से, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कभी भी इंक्लूड नहीं करते। हाँ, लीगल फीस जरूर इंक्लूड करेंगे। तो लीगल फीस कितनी है? 1 लाख की। तो असेट की कॉस्ट कितनी हो गई? अब हमारे पास 30 लाख की हो गई। कैप ऑल्सो पेड सेल टैक्स ऑफ 0.5 मिलियन विच वाज रिकवर्ड फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी। जैसे GST पे करा और सा रिकवरी हो गई, तो कोई चीज़ अगर हमने कॉस्ट में पे करी, हमने 5 लाख का टैक्स पे करा बट गवर्नमेंट ने हमें वापस दे दिया, तो क्या कॉस्ट में इंक्लूड होगा? नहीं इंक्लूड होगा। तो इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कि क्रेडिट मिल गया हमें। अगर आपने टैक्स की लैंग्वेज पढ़ी हो तो कि GST का इनपुट क्रेडिट मिल गया हमें, है ना। द बिल्डिंग वॉज एट्रीब्यूटेड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। लाइफ कितनी बता रहा है हमें असेट की? 50 साल बता रहा है। बहुत बढ़िया। इट वॉज रिवैल्यूड टू 4.6 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2004। अब ये तो यहां की बात कर रहा है। अब हम बोल रहे हैं 46, मतलब 4.6 मिलियन कितना? 46 लाख 31 दिसंबर 2004, यही बोल रहे हैं। और फिर हमने इसको सोल्ड कर दिया यहां पे। तो चलो पहले एक बार इधर कहानी देखते हैं। डेप्रिसिएशन कितना हुआ असेट का? 50 ईयर्स की लाइफ है इसकी, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 50 मींस एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 60,000, ठीक है। और 2001 है, 2004 में असेट की ये फेयर वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। रिवैल्यूड मतलब फेयर वैल्यू होगी। तो फेयर वैल्यू या रिवैल्यूशन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? असेट्स को डेप्रिशिएट कर लेना चाहिए। वैसे भी 4 साल का डेप्रिशिएशन लगेगा, 2001, 2, 3, 4, ठीक है। 4 साल कितना हो गया? 2,40,000। तो 30 लाख माइनस 2,40,000 मीन्स 27,60,000 की जो है वो असेट की कैरिंग अमाउंट आ गई ऑन 31 दिसंबर 2004। इस असेट को हमने रिवैल्यू कर दिया 46 लाख पे, तो 12,40,000 का हमारा क्या जनरेट हो गया? रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि हम कहां दिखाएंगे? OCI में, ठीक है। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी नाम से सोकी में चला जाएगा ये रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। क्लियर क्या? यहां पे अपने को यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। 46 लाख अब आपकी बुक्स में नई वैल्यू आ जाएगी। और असेट की लाइफ 50 ईयर्स थी, 50 में से 4 चले गए, अब कितने बच गए? 46 ईयर्स बच गए। कितनी अच्छी कैलकुलेशन करके दी इन्होंने। 46 लाख डिवाइडेड बाय 46, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन आगे से 1 लाख हो जाएगा। ऑन 31 दिसंबर 2005 द असेट वर सोल्ड फॉर 5 मिलियन, मतलब 50 लाख में हमने बेच दिया। तो 31 दिसंबर 2005 को 50 लाख में हमने ये असेट बेच दी। तो अब हम 1 साल का डेप्रिसिएशन और लगा लेते हैं, ठीक है। बट अब डेप्रिसिएशन कितने में लगेगा? 46 क्या, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। और कैरिंग अमाउंट कितनी होगी इस दिन 31 दिसंबर 2005 को? 1 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद 45 लाख की। 45 लाख की असेट थी, उसको हमने 50 लाख में सेल कर दिया। तो 5 लाख का हमारे पास क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ये कहां जाएगा? P&L में। जब हम छोटे बच्चे थे, 11th क्लास में थे, 12th क्लास में थे, हमारी मैडम में हमारे सर हमें क्या बोलते थे कि जब भी असेट सेल करोगे, प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचोगे, प्लांट एंड मशीनरी सेल करोगे, उसका प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये सब अब क्या हो गई? फालतू बातें हो गई है। फालतू बातें क्यों? क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पहले भी पता होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचेंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सीधा सीधा P&L में डालो। कोई कैपिटल प्रॉफिट, कोई कैपिटल लॉस का चक्कर नहीं है, ठीक है।
तो ये 5 लाख कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। और इस साल डेप्रिशन कितना आ जाएगा, 1 लाख आ गया। और ये जो 12,40,000 का जो OCI, वो जो रिवोल्यूशन रिजर्व था, वो रिवोल्यूशन रिजर्व के अंदर जो बैलेंस था, क्योंकि हमने एसेट बेच दी, तो 12,40,000 अब हम रिवोल्यूशन रिजर्व से कहाँ शिफ्ट करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन से क्वेश्चन 31 दिसंबर 2005 के लिए पूछ रहा है, तो 31 दिसंबर 2005 में क्या क्या हो जाएगा, एक तो डेप्रिशन लग जाएगा 1 लाख का, ठीक है, ये P&L में चला गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट भी P&L में चला गया, और रिवोल्यूशन रिजर्व 12,40,000 जो है वो रिटेन अर्निंग में चला गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा है ये अपन से, कैब परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2003 फॉर 1 लाख and attributed it useful life for of 10 years. On 1st January 2005, CAP reduced the estimated remaining useful life to 4 years. अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल होता है भाई। देखो 1 लाख की हमने एसेट खरीदी, कितनी लाइफ थी उस टाइम पे, 10 ईयर्स, तो हर साल की डेप्रिशन कितना आ गया, 10,000 का डेप आ गया पर एनम। ठीक है, तो 2003 2004, तो 2 साल का डेप्रिशन कितना हो गया, 20,000 का डेप्रिशन हो गया। 1 लाख की कॉस्ट में से 20,000 का डेप्रिशन चला गया, तो बुक वैल्यू कितनी बच गई, 80,000 की असेट की बुक वैल्यू बच गई। ठीक है, और लाइफ कितनी बची अभी, लाइफ वैसे तो 8 ईयर्स बची, 10 ईयर्स माइनस 2 ईयर्स, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन 1 जनवरी 2005 कैप रिड्यूस द लाइफ टू 4 ईयर्स। अब ये लाइफ 4 ईयर्स रह गई, तो अब 80,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 20,000 का डेप्रिशन चार्ज होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, चेंज इन लाइफ ऑफ असेट, ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ठीक है, और ये प्रोस्पेक्टिवली हमने ट्रीट किया, तो 20,000 का अब आगे से डेप्रिशन लगेगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो ये भी P&L में चला जाएगा डेप्रिशन, एक तो 20,000 का ये डेप्रिशन चला गया P&L में, और अगले साल अगले वाले जो क्वेश्चन, मतलब जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें अपन ने कितना डेप्रिशन भेज दिया, 1 लाख का। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे बहुत दे रखा है, बट हमने अच्छे से कर लिया। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है वुड है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। कई बार स्टूडेंट को रहता है कि सर एक बार थोड़ा सा बता दीजिए बुक में क्या लिखा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्डिंग वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन 1 जनवरी 2001 एट अ कॉस्ट ऑफ 3 मिलियन, तो ये लीगल फीस वगैरह इंक्लूड कर दिया। रिकवरेबल सेल टैक्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हट जाएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये ऑब्वियसली P&L में डालेंगे। ठीक है ना, असेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया। तो पहले हमने डेप्रिशन कितना लगाया था, याद करो, पहले हमने असेट पे डेप्रिशन लगाया 60,000 का, है ना, तो ये डेप्रिशन लगाया 4 ईयर्स के हिसाब से 2,40,000 का डेप्रिशन आ गया था। ठीक है, और असेट की जो कॉस्ट थी उसमें से हमने डेप्रिशन लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो कैरिंग वैल्यू बची, वो बची ये अमाउंट कितना आया था, 27,60,000 का, तो मतलब 2.76 मिलियन। ठीक है, और उसको फिर हमने रिवैल्यू कर दिया, बाद में रिवैल्यूड प्राइस कितनी दे रखी थी हमें, 46 लाख। ठीक है, तो 46 लाख जब हमने रिवैल्यू किया तो इतना गेन आ गया 18,40,000 का। ठीक है, ये कितना आएगा, 18 लाख नहीं सॉरी 46 लाख माइनस ये 18,40,000 आएगा, सॉरी, है ना। तो ये 18,40,000 का गेन आ गया, ये कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, सॉरी, कंफ्यूज हो गए होंगे आप। तो ये हम कहाँ पे डालेंगे, इसको OCI में क्रेडिट कर देंगे एंड हेल्ड विद इन द इक्विटी। ठीक है, तो OCI में डाल दिया, रिवोल्यूशन रिजर्व्स नाम से रखा रहेगा। फिर उसके बाद बिल्डिंग वुड हैव बीन डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 46 ईयर्स, मतलब उसमें डिवाइड कर देंगे, और डेप्रिशन हर साल 1 लाख के हिसाब से चार्ज हो गया। ठीक है, 1 साल का डेप्रिशन और लग गया, तो 45 लाख वैल्यू आ गई। फिर 45 लाख की जो एसेट है हमने उसको बेच दिया कितने में, 50 लाख में, तो 5 लाख का प्रॉफिट ऑन सेल
ये P&L में चला जाएगा, ठीक है, ये रिकॉर्डेड इन द P&L। और जो रिवॉल्यूशन गेन जो पहले हमने OCI में डाल रखा था, अब हम उसे कहाँ पे ट्रांसफर, देखो क्या लिखा है, विद इन आर नॉट रीक्लासिफाइड टू P&L, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, हम इसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन रिजर्व्स है। रिवॉल्यूशन रिजर्व खुद किस नाम से जाता है, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी नाम से दिखा देते हैं टू रिटेन अर्निंग्स। और बाद में देखो, बाद वाली एसेट पे तो डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 20,000 का लग जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 4 करके, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये भी कापलान का है, बट एक कापलान के एग्जाम किट का है क्वेश्चन, ठीक है, SBR का। ये मैंने उसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिया है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो क्या होता है, जो SBR का होता है वो 2-3 टॉपिक्स का मिक्स होता है, 2-3 स्टैंडर्ड का मिक्स होता है, बट वो हम स्टैंडर्ड यहाँ पे कर नहीं रहे, तो हम केवल एक स्टैंडर्ड कर रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन है ये। क्लाउड परचेज एन आइटम ऑफ PPE फॉर 10 million ऑन 1 January 2000, द यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड टू बी 5 years। अब हमने 10 million की एसेट परचेज करी, ठीक है, 1 January 2010 बोल लेते हैं इसको, ठीक है। और इसकी लाइफ कितनी है, लाइफ है इसकी 5 years की। एट 31 December 2010 द एसेट वॉज रिवैल्यूड टू 12 million। तो 31 दिसंबर को पहले हम 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, क्यों ना। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 किया, 2 आ गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 2 million पर एनम। और तो कैरिंग अमाउंट कितना आ गया बुक्स में, 10 - 2 कितना होता है, 8 million। 8 million की असेट को अब हम बुक्स में कितने में लेके आ गए, 12 million पे रिवैल्यू कर दिया हमने। तो ये 4 million का क्या बन गया, OCI रिजर्व बन गया, ठीक है ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला गया रिवॉल्यूशन रिजर्व के अंदर, ठीक है, वही अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में आ जाएगा। एट 31 December 2001 द असेट वैल्यू हैड फॉलन टू 4 million, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो 12 million की वैल्यू थी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब ऐसा नहीं कर देना कि 12 - 4 8 कर दिया डायरेक्टली, है ना, ऐसा नहीं करना है, 1 साल का डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये 31 December 2001 की वैल्यू है, ये 31 December 2010 की वैल्यू है। अब लाइफ कितनी बची इसकी, लाइफ रिमेनिंग थी 4 years। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 3, मीन्स 9 million की वैल्यू होगी, 9 million की वैल्यू होगी कब, 31 December 2001 को, ठीक है। 12 - 3 9। इस 9 million की एसेट, अब बोलो, अब आप 4 million में हमने रिवैल्यू कर दिया, मीन्स 5 million का हमें एक तरीके से यहाँ पे रिवैल्यूशन पे लॉस हो गया। अब 5 million का जो लॉस हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी रिवैल्यूशन सरप्लस कितना था, 4 million का। तो 5 million का लॉस में से 4 million तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ से निकल जाएगा, हमारे रिवॉल्यूशन रिजर्व्स पे चला जाएगा। और 1 million का हम कहाँ पे डालेंगे, P&L में डालेंगे, ठीक है। और इसने क्या किया, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन को रिकॉर्डेड इन द OCI, इसने पूरा का पूरा OCI में डाल दिया डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन को। तो इसने गलत किया है। अब हम देखते हैं, जैसे देखो IAS 16 PPE state that revaluation gain on PPE are recorded in the OCI and held in revaluation reserve in equity, ठीक है। revaluation reserve losses are charged to OCI to the extent that a revaluation reserve exist for that specific assets। तो जितना हमारे पास रिवॉल्यूशन लॉस हुआ है, जितना लॉस हुआ है, उसमें से हम पहले देख लेंगे कितना रिवॉल्यूशन रिजर्व हमारे पास रखा हुआ है। एनी रिवॉल्यूशन लॉस इन द एक्सेस ऑफ बैलेंस ऑन द रिवॉल्यूशन रिजर्व इज चार्ज टू P&L। और एक्स्ट्रा जो लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, P&L में चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे रिवॉल्यूशन गेन पहले स्टार्टिंग में हुआ कितना, 4 million का, ठीक है, ये बता रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था कितना, 4 million का रिवॉल्यूशन गेन हुआ था, ये हमने OCI में डाल दिया, ठीक है। फिर बाद में एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी बची, 9 million। और 9 million - 4 मतलब 5 million का अब हमारे लॉस हो रहा है। तो उसमें से 4 million तो पहले से ही था, तो
रिवोल्यूशन रिजर्व्स में से निकाल देंगे और 1 मिलियन को चार्ज करेंगे P&L से। ठीक है। अब देखिए जो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोनेंट, मींस कंपोनेंट अकाउंटिंग। जो अभी हमने पढ़ा था ना अभी कि असेट्स के अंदर हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट है और जिनकी वैल्यू और लाइफ जो है, वैल्यू तो सिग्निफिकेंट है और लाइफ नॉर्मल लाइफ से अलग है। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तो खैर अभी अपन पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे समझ में आएगा। एन एंटिटी परचेज एन एयरक्राफ्ट दैट एन, ये कहाँ का क्वेश्चन है, FR का, मींस F7 का, कापलान का स्टडी टेक्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इजी लगेगा, आराम से हो जाएगा। इससे आपको कंपोनेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग में और थोड़ा सा कंफर्ट आएगा। एन एंटिटी परचेज अ एयरक्राफ्ट दैट हैज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। एक कंपनी ने एयरक्राफ्ट परचेज किया जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स की। द एयरक्राफ्ट रिक्वायर सब्सटेंशियल ओवरऑल एट द एंड ऑफ 5th, 10 एंड 15 ईयर्स। मतलब क्या कह रहा है कि एयरक्राफ्ट के अंदर 5 साल के अंदर, 5th ईयर में, 10th ईयर में और 15th ईयर के अंदर ओवरऑल हो रहा है, मतलब कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक्सपेंडिचर किस बात के लिए हो रहा है, जैसे मान लो कुछ अपन को उसमें कोई पार्ट जो है वो रिमूव करके वापस लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो अब एयरक्राफ्ट की कॉस्ट दे रखी है 25 मिलियन एंड 5 मिलियन ऑफ दिस फिगर इज एस्टिमेटेड टू बी एट्रीब्यूटेबल टू इकोनॉमिक बेनिफिट दैट आर रिस्टोर्ड बाय द ओवरऑल। क्या बोल रहा है, 25 मिलियन की कॉस्ट है पूरी की पूरी एयरक्राफ्ट की, उसमें से 5 मिलियन जो है वो ओवरऑल से रिलेटेड है और 20 मिलियन जो है वो बैलेंस अदर जो एयरक्राफ्ट है उसकी कॉस्ट है। ठीक है ना। और ये जो 5 मिलियन का जो ओवरऑल है, इसकी कॉस्ट कितने ईयर्स के लिए लगी है, 5 ईयर्स के लिए। और ये जो 20 मिलियन है, ये कितने के हिसाब से लगा हुआ, 20 ईयर्स के हिसाब से। देखो वापस पढ़ो, 5th ईयर में हो रहा है ओवरऑल, है ना। तो ये 5 मिलियन की जो कॉस्ट है ये 5 ईयर्स के लिए लगी होगी, तो इधर 5 ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब ये एक ओवरऑल क्या है, ओवरऑल को आप एक कंपोनेंट मानते हैं, ध्यान से समझना। ओवरऑल को क्या मानेंगे, एक अलग सेपरेट कंपोनेंट मानेंगे। ठीक है। और ये जो बैलेंस है वो तो एक पूरा एयरक्राफ्ट है ही जनरल। तो इधर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 मिलियन का पर एनम, और इधर डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1 मिलियन का पर एनम। ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर दीज 1 to 5 एंड 6 to 10 ईयर्स, है ना। तो पहले से लेकर 5वें साल तक हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 मिलियन का अलग, 1 मिलियन का अलग। फिर बाद में 6 से लेकर 10 ईयर में क्या होगा, फिर बाद में बोल रहा है कि इन द ईयर 6 द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल इज एस्टिमेटेड टू बी 6 मिलियन। बाद में 6 मिलियन कॉस्ट आ रही है ओवरऑल की, बढ़ गई ना, पहले 5 थी अब 6 आ रही है। तो डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स, 5 ईयर्स अगेन। ठीक है ना, 5 साल ही बचेंगे क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10th वापस से 10th ईयर के अंदर होगा ही ओवरऑल। ठीक है, जैसे 5th ईयर में हुआ। और बैलेंस पे तो नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन लग रहा था 1 मिलियन का वो तो आएगा ही। तो अपने पास डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 5, 1.2 मिलियन। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1.2 + 1 मीन्स 2.2 मिलियन। और यहाँ पे कितना हो गया था, 2 मिलियन का। ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मतलब ओवरऑल जो होता है वो हमें एक तरीके से सेपरेट कंपोनेंट मान के ट्रीट करना होता है, यही थ्योरी में लिखा है। इसका आप जैसे आंसर पढ़ सकते हो, तो आंसर पढ़ने का वैसे कोई फायदा नहीं है, बट यही चीज गिवन है। ठीक है। असेट को डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे हम, जब भी सेल करेंगे तब डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। जो गेन और लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, P&L में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल बात ये। ठीक है। अगर रिवैल्यूड एसेट्स बेचेंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर है तो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। और अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में वगैरह तो छोड़ने की जरूरत है नहीं, बस सिंपल आप रिटेन अर्निंग में इसको ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है।
डिस्क्लोजर क्या क्या देंगे, मेजरमेंट वैल्यूज यूज्ड, मतलब जैसे हमने कॉस्ट पे मेजर किया है या रिवोल्यूशन मॉडल अपनाया है, यूजफुल लाइफ, डेप्रिशन रेट, रिकन्सिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट द एंड एंड बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। और अगर कोई रिवोल्यूशन किया है तो वो भी अपन को फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने असेट्स का रिवोल्यूशन किया है। तो आज जो क्लास थी वो ज़्यादातर रिपीटेशन था, ठीक है, वही मैंने बताया F7 का रिपीटेशन था, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको 2-3 कॉन्सेप्ट नए लगे हों। अगर आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट नए लगे तो आप इस वीडियो को वापस से देख लेना, ठीक है, क्योंकि IAS 16 एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है, स्टैंडर्ड है। इसमें से टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा, रिवोल्यूशन पे क्वेश्चन बनता है और कंपोनेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मेनली 2 चीज़ों पे बनता है। डेप्रिशन मेथड वगैरह तो इस पे नहीं बनता, क्योंकि ये तो अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड, ठीक है। थैंक यू। अब होप कि आप इसको रिवाइज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।